नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के भिंड और झारखंड के धनबाद में सड़क हादसे। भिंड में 5 और धनबाद में 8 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। आज इतवार की बढ़ सकती है मुश्किलें। इलेक्शन कमीशन ने धमकी आमेज मुबैना बयान पर रियासती चीफ इलेक्टोरल अफसर से मांगी रिपोर्ट। कांग्रेस ने पैसों वाली बात पर बाबा रामदेव और महंत चांद नाथ की गिरफ्तारी का किया मुतालबा। इलेक्शन कमीशन से वीडियो क्लिप की जांच की मांग। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को हासिल होगी वाज़ेह अक्सरियत। ईटीवी से खास बातचीत में अमित शाह का दावा। और मजीद पाबंदियों की सूरत में अमेरिका को रूस की धमकी, कहा यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौज है मौजूद। शुरुआत दर्दनाक हादसे की खबर से करेंगे। मध्य प्रदेश के जिला भिंड में एक बस हाई टेंशन तार की जद में आ गई और बस में आग लग गई। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए और मुतादिद जख्मी हो गए। महलूकिन की तादाद में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस बस में 50 अफराद सवार थे और ये शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे, मगर खुशी अचानक मातम में तब्दील हो गई। बस बारवा गांव से अजरिया जा रही थी। तो उधर झारखंड के धनबाद जिले के निरसा में गुज़िश्ता रात एक हादसे में 8 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। बताया जाता है कि निरसा में वाक़ई कंचन डीहा कौमी शाहरा नंबर 2 पर एक बेकाबू ट्रक बारातियों को ले जाने वाली एक बस से जा टकराया। जाए हादसे पर ही 5 अफराद की मौत वाक़ई हो गई, जबकि 2 अफराद पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाते हुए जांबर न हो सके। मकामी बाशिंदों ने इस मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया है। बड़ा घटना और अभी पर थाना प्रभारी अभी आया और माइथन से सारा थाना के स्टाफ लोग यहाँ पर पहुंच गए कंचनी मोड़ में, लेकिन अभी निरसा का थाना प्रभारी आया। इसका जवाब आप लीजिएगा, लीजिए उनका जवाब। जनता लेगा। हाँ बिल्कुल लेगा। हम लोग को जनता का जवाब लेने का कोई जरूरत नहीं है। कितना लोग इंजर्ड हुआ है, कितना इंजर्ड नहीं, यहाँ पर हम लोग मोटा मोटी जो लाश देख रहे हैं, यहाँ पर 4 लाश को देखे हैं और लाश यहाँ से गायब हो गया, थाना उठा के ले गया थाना वाले लोग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिल हिला देने वाला बल्कि दिल दहला देने वाला एक वाकया पेश आया है। एक औरत को उसके फेसबुक बॉयफ्रेंड ने गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक फेसबुक पर मुजफ्फरपुर के एक नौजवान जबलपुर की एक लड़की से दोस्ती की। ये दोस्ती 3 साल तक चली और रफ्ता रफ्ता प्यार में ये दोस्ती बदल गई। एक दिन मुताल्लिका नौजवान लड़की के गांव पहुंच गया तो उसे मालूम हुआ कि लड़की शादीशुदा है और 3 बच्चों की मां है, जिसके बाद लड़के ने महसूस किया कि उसके साथ धोखा किया गया है और गुस्से में उसने इस औरत को गोली मारकर हलाक कर दिया और खुद को भी उस लड़के ने गोली मार ली। हम आपको बता दें कि इस वक्त ये लड़का अस्पताल में भर्ती है। चलिए बात सियासत की कर लेते हैं। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार एक बार फिर तनाज़े में घिर गए हैं। आम आदमी पार्टी ने अजीत पवार पर इंतखाबी रैली के दौरान गांव वालों को पानी सप्लाई न करने की धमकी देने का इल्जाम लगाया है। पार्टी ने अजीत पवार का वीडियो क्लिप भी जारी किया है, जिसमें उन्हें 16 अप्रैल को मासलवाड़ी गांव में रैली से खिताब के दौरान गांव वालों को धमकी देते दिखाया गया है। अजीत पवार सुप्रिया सुले के हक में मुहिम चला रहे थे। 15 तारीख को कैंपेनिंग खत्म हो गया। उसके बाद 16 तारीख को शाम को अजीत पवार जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनके साथ 40 से 50 तक कार्यकर्ता थे। वो देहात में घूमते थे और प्रचार सभा लेते थे पब्लिक प्लेस में। तो उसी ढंग से वो शाम को मासालवाड़ी के गांव है छोटा सा, वहां गए और वहां उन्होंने भाषण दिया और बोले कि जो लोग सुप्रिया सुले को वोट नहीं देंगे उस गांव का हम पानी बंद करेंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं 2 महीने में पानी लाने वाला हूं। अभी मैंने 60 करोड़ रुपए
60 करोड़ रुपए मैंने मंत्रिमंडल से मंजूर करवाया है और काम शुरू हो जाएगा। 60 करोड़ रुपए मंजूर करना ये तो सीधी बात नहीं है, लेकिन मैंने किया तो सिर्फ हमारी फैमिली है, इसलिए हमारे फैमिली के ही लोग कर सकते हैं। और बोला कि मैं था इसलिए हो गया, पानी आएगा, नहीं तो यहाँ ब्रह्मदेव भी पानी नहीं ला सकता। तो उधर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि पैसों वाली बात पर बाबा रामदेव और अलवर से बीजेपी के उम्मीदवार महंत चांदनाथ को गिरफ्तार किया जाए और वीडियो क्लिप की जांच भी की जाए। इसके अलावा दोनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाए। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल अलवर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबा रामदेव ने महंत चांदनाथ से कहा कि जब माइक ऑन हो तो पैसे की बात क्यों कर रहे हो। हालांकि कल बाबा रामदेव ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा था कि कोई मीडिया के सामने पैसों की बात क्यों करेगा। बीजेपी ने तेलंगाना के लिए अपना अलहदा इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। इंतखाबी मंशूर में कई वादे किए गए हैं। तलबा और किसानों के लिए बीजेपी ने खुसूसी रियायतें और इनामात का ऐलान किया है। तो उधर कांग्रेस ने भी सीमांध्रा के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। कांग्रेस के लिए इस मर्तबा सीमांध्रा में जीत आसान नहीं है। सीमांध्रा अवाम कांग्रेस को रियासत की तकसीम के मामले में सबक सिखाना चाहती है। कांग्रेस ने सीमांध्रा और बीजेपी ने तेलंगाना के लिए अपने अपने वादों के साथ इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। कांग्रेस ने सीमा आंध्रा में तकसीम रियासत के बाद अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए कई एक वादे किए हैं। कांग्रेस ने अपने वादे में सीमा आंध्रा अवाम को मुफ्त बिजली, खवातीन को कलर टीवी डिश के साथ सरकारी कॉलेजेस में तालीम हासिल करने वाले तलबा को लैपटॉप का वादा किया है। कांग्रेस सीमा आंध्रा में अब तक के सबसे कठिन वक्त से गुजर रही है। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में सीमा आंध्रा को खुसूसी इख्तियारात के सिलसिले में 6 नुकाती फार्मूला पेश किया था। इस फार्मूले पर कांग्रेस सख्ती से अमल करना चाहती है। पोलावरम आबी प्रोजेक्ट के सिलसिले में कांग्रेस सीमा आंध्रा को फायदा पहुंचाना चाहती है। उधर बीजेपी ने तेलंगाना के लिए जारी किए गए अपने मंशूर में तलबा को राग़िब करने की कोशिश की है। मेरिट कामयाब तलबा को लैपटॉप फराहम करने के अलावा तालिबात को 1 लाख रुपए नकद फराहम करने की बात कही गई है। किसानों को 9 घंटे बगैर रुकावट बिजली फराहम करने का भी वादा मंशूर में शामिल है। तलबा के लिए प्रतिभा कमलम प्रोग्राम के तहत इंजीनियरिंग एंट्रेंस में कामयाब होने वाले 25,000 तलबा को लैपटॉप, जबकि मेडिसिन के 500 तलबा को भी लैपटॉप फराहम किए जाएंगे। एमबीए एंट्रेंस कामयाब करने वाले टॉप 500 तलबा को भी लैपटॉप फराहम किए जाएंगे। मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस में तालिबात को खुसूसी रियायत देते हुए अलग से उन्हें नकद इनामात दिए जाएंगे। इंजीनियरिंग और मेडिकल की 2000 टॉप रैंक हासिल करने वाली तालिबात को 1 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे, जबकि बीजेपी के मंशूर में एमबीए में टॉप रैंक लाने वाली 100 तालिबात को भी 1 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। रियासत तेलंगाना की पार्टी सदर जी किशन रेड्डी ने इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए ये तफसीलात मीडिया को बताई। तेलंगाना कास्ट के लिए जान की कुर्बानी देने वालों के लिए मंशूर में 3 एकड़ जमीन या 10 लाख रुपए नकद रकम का वादा किया गया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के ये वादे तेलंगाना के अवाम को लुभाने में कितने कामयाब होंगे। वाज़ेह है तेलंगाना में 30 अप्रैल को, जबकि सीमा आंध्रा में 7 मई को इंतखाबात होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो उधर तेलुगु देशम और बीजेपी के दरमियान अब सब कुछ ठीक हो गया है। बीजेपी बाबू को मनाने में कामयाब हो गई है। बीजेपी लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी का तेलुगु देशम के साथ इत्तेहाद बरकरार रहेगा। बताया जाता है कि बीजेपी ने अछापुरम असेंबली सीट टीडीपी के लिए छोड़ दी है और अब वह आंध्र प्रदेश में 13 असेंबली सीटों पर मुकाबला करेगी। इससे कबल तय पाए समझौते के मुताबिक टीडीपी ने बीजेपी के लिए 14 असेंबली और 4 लोकसभा सीटें मुख्तस की थी। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के इंचार्ज अमित शाह से ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने खास बातचीत की। इस मौके पर अमित शाह ने मौजूदा इंतखाबात में बीजेपी की मजबूत हालत, नरेंद्र मोदी की शख्सियत और मुजफ्फरनगर फसादात समेत कई अहम पहलुओं पर रोशनी डाली। इस खास बातचीत में शाह ने मरकज में बीजेपी की हुकूमत बनने पर यूपी की जानिब खास तवज्जो दिए जाने की भी यकीन दहानी कराई।
बीजेपी के वजारत उज़मा के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के दस्त अमित शाह उत्तर प्रदेश में मोदी की बड़ी जीत के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पार्टी उमूर के इंचार्ज अमित शाह को लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत मिलने का यकीन है। अमित शाह से मुख्तलिफ पहलुओं पर खास बातचीत की ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने। बातचीत में अमित शाह ने वाज़ेह किया है कि वो संघ के सच्चे कारकुन हैं। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी का करीबी कहे जाने को मीडिया का नजरिया करार दिया। देश में सबसे करीब आपको नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ। परसेप्शन मीडिया ने बना दिया है। नरेंद्र भाई की जो काम करने की पद्धति है और भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने की संस्कृति है, उसमें कोई किसके नजदीक किसके दूर कोई खास इस तरह का कल्चर हमारे यहाँ नहीं है। सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी क्षमता और जिम्मेदारी के अनुसार काम करते हैं। जी, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और मोदी जी आने वाले दिनों में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र के साथ खास बातचीत में अमित शाह ने इस बात का इकरार किया कि जात पात की सियासत से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान जरूर पहुंचा है। ताहम उन्होंने दावा किया कि इस मर्तबा उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलेगा। अमित शाह ने इस खास बातचीत में ये भी बताया कि उन्होंने पार्टी कारकुनों के साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करने के लिए सख्त मेहनत की है और इसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। मैं मानता हूं कि सबसे अच्छे परिणाम अगर किसी एक पार्टी के लिए आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के आएंगे। हम सबसे बड़ा दल बनकर उत्तर प्रदेश में उभरेंगे और पहली बार लगभग एक आध दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ी है और जनता का रिस्पांस भी, रुझान भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति सकारात्मक है। अमित शाह ने इस बातचीत के दौरान बीजेपी के जरिए यूपी में वोटों की तकसीम के लिए काम करने के इल्जामात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी हुकूमत की पॉलिसियां समाज को बांटने का काम कर रही हैं। देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना मेरी पार्टी ने किया है कि जिसके कारण बहुत पोलराइज हो। हाँ, मगर यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने शासन ही इस तरह से किया है कि पोलराइजेशन ऑलरेडी हुआ पड़ा है। दंगों का मामला हो, विकास के कार्यक्रम हो या उनका घोषणा पत्र, हर जगह पर अपीसमेंट दिखाई पड़ता है। अमित शाह ने ईटीवी के साथ खास बातचीत में मुजफ्फरनगर फसादात के लिए यूपी हुकूमत को कटहरे में खड़ा किया। देखिए, मुजफ्फरनगर के दंगों में भी प्रशासन की गोताही के कारण ही दंगे हुए, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। अगर जब पहली घटना हुई तब पक्षपात किए बगैर अगर पुलिस कार्यवाही हो जाती तो दंगे न होते, ऐसा मैं मानता हूं। मेरा भी अनुभव है गृह मंत्रालय का। किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वल्नरेबल बना देना बड़ा भयावह होता है। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र के साथ खास बातचीत में अमित शाह ने मरकज में बीजेपी की हुकूमत बनने पर उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की यकीन दहानी कराई। भारत में अगर हमारी सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के लिए संवैधानिक तौर पर कर सकेंगे वो जरूर करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि उत्तर प्रदेश अगर बीमारू स्टेट से बाहर निकल आता है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के कंट्रीब्यूशन के कारण ही इस देश का ग्रोथ रेट डबल डिजिट में 10 साल तक रह सकता है। अमित शाह ने इस खास बातचीत में मरकज में नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी की हुकूमत बनने का भरोसा जताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम बनने के बाद नरेंद्र मोदी के सामने काफी चैलेंजेस होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देकर अपील की है कि वो सोनिया गांधी को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर अपने पैगाम देने से रोके। बीजेपी के एमपी आर रामकृष्णा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीएस संपत को खत लिखकर इसे ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दिया और शिकायत की कि इसके जरिए मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान इंतखाबी माहौल बिगड़ रहा है। बीजेपी का इल्जाम है कि कांग्रेस इन इश्तिहारात को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के बिला मुआवजा स्लॉट पर नश्र कर रही है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे।
नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो मजहब के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। मोदी के इस बयान पर रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब ने कुछ इस तरह से अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तो ये उनको बहुत पहले सोचना चाहिए था। पूरे देश में तो धर्म के नाम पर इतनी नफरतें फैलाने के बाद, इतने दिलों को तोड़ने के बाद अगर ये बात वो कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ वेलकम है, लेकिन ये बात तो पहले समझ लेनी चाहिए थी उनको। इस देश में जो दिलों का बंटवारा है, जमीन तो 47 में बटी है और 90 के बाद से दिलों को बांटा गया, उसमें सबसे पेश रहे हैं। जो कसर बची थी 2002 में कर दी थी उन्होंने। अब अगर वो उसकी पश्चाताप कर रहे हैं तो वेलकम है। मोदी ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उनसे ताउन तलब किया है। मोदी ने बंगाली रोजनामा आनंद बाजार पत्रिका से बातचीत करते हुए इस तवक्को का इजहार किया कि उनकी पार्टी इख्तिदार पर आने की सूरत में बंगाल में साजगार सनती माहौल के क़याम और सिंगूर मसले के हल के लिए ममता बनर्जी ताउन करेंगी। मोदी ने यह भी तवक्को जाहिर की कि रियासत की तरक्की के मामले में ममता बनर्जी वोट बैंक की सियासत नहीं करेंगी। उधर बीजेपी और एआईएडीएमके के दरमियान इत्तेहाद पर बात नहीं बन पाई तो दोनों ही जमातें एक दूसरे पर लफ्जी नश्तर चला रही हैं। गुज़िश्ता दिनों जयललिता ने अपनी भड़ास निकाली थी तो कल राजनाथ सिंह ने कहा कि इंतखाबात के बाद बीजेपी को हुकूमत तश्कील देने में एआईएडीएमके की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी और उसकी हलीफ जमातें मतलूबा निशाना हासिल कर लेंगी। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उमा भारती के नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान के सीडी के बाद अब कांग्रेस ने योगा गुरु बाबा रामदेव की जानिब से नरेंद्र मोदी को निशाना बनाए जाने से मुतालिक एक और सीडी जारी की है। वाज़ेह है कि बाबा रामदेव ने गुजरात में नरेंद्र मोदी पर ब्लैक मनी जमा करने के सिलसिले में कई इल्जामात लगाए थे। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने कहा कि गुजरात में शवाहिद के मुताबिक हर साल 30,000 करोड़ की गैर कानूनी शराब का कारोबार होता है। सिब्बल ने कहा कि गुजरात में हिंदुत्व से ज्यादा शराब की फरोख्त होती है। मारूफ सनतकार गौतम अदानी को गुजरात में जमीन दिए जाने पर भी गुजरात हुकूमत से सिब्बल ने सवाल किया। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के इल्जाम को इंतखाबात के सबसे बड़े मजाक से ताबीर किया। बीजेपी ने सिब्बल पर इल्जाम आयद किया कि वो 2G घोटाला मामले के मुलजिम की पुष्टपनाही करते हैं। समाजी कारकुन अन्ना हजारे अब असली आजादी अभियान चलाएंगे। इंतखाबात के दौरान हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से इकट्ठा की गई कसीर रकूमात के ताल्लुक से यह मुहिम चलाई जाएगी। सरोदिया लीडर सिद्धाराज दड्डा की याद में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में अन्ना ने यह ऐलान किया। असली आजादी अभियान का आगाज 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट के सालाना प्रोग्राम के मौके पर किया जाएगा। अन्ना के मुताबिक असली आजादी मुहिम में 9 बड़े शहरों के अलावा 660 अजला को शामिल किया जाएगा। अन्ना ने 1947 की आजादी को नकली आजादी से ताबीर किया। अन्ना ने हुकूमत और अपोजिशन पर इल्जाम आयद किया कि दोनों ने अवामी मिल्कियत पर कब्जा किया है और रिश्वतखोरी, लूट मार और तशद्दुद बर्पा किया है। छठे मरहले में सारी तवज्जो तमिलनाडु पर होगी। डीएमके कांग्रेस इत्तेहाद पारा हो चुका है। डीएमके के खेमे में अंदरूनी कश्मकश और उसके नतीजे में अलागिरी को बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद पार्टी के लिए नई मुश्किलें पैदा हो गई हैं। तो एआईएडीएमके के लिए भी 39 में से 25 सीटें लाना कोई आसान काम नहीं। पहले मुकाबला यहां से तरफा हुआ करता था, मगर बीजेपी ने इलाकाई पार्टियों के साथ इत्तेहाद करके यहां अपनी राहें हमवार करने की कोशिश की है। सबकी निगाहें इस पर हैं कि आलागिरी फैक्टर यहां क्या गुल खिलाएगा। तमिलनाडु में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। बिजली की कटौती पर हरीफ जमातें जयललिता हुकूमत को घेर रही हैं, तो डीएमके की बिजली ही गुल मालूम हो रही है। अड़ागिरी पार्टी के खिलाफ शोले उगल रहे हैं। रियासत भर में अड़ागिरी रैलियां कर रहे हैं और डीएमके के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। डीएमके ने 2009 आम इंतखाबात में 18 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस से उस वक्त उसका इत्तेहाद भी था, मगर 2011 असेंबली इंतखाबात में एआईएडीएमके की लहर ने डीएमके का सफाया कर दिया।
2G घपले ने पार्टी की रही सही साख को मजीद नुकसान पहुंचाया। एराजा और कनीमुड़ी को तिहाड़ जेल की हवा खानी पड़ी। दोनों जमानत पर हैं और पार्टी ने इस दौरान कांग्रेस से भी अपनी राहें अलग कर ली और ले जाने का कार्ड खेलने की कोशिश की। फिर जानशीनी की जंग ने पार्टी को मजीद कमजोर किया। अड़ागिरी को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के लिए बाहर निकाला गया और अब वो पार्टी की जड़ खोदने में जुटे हैं। बीजेपी अड़ागिरी को काम का आदमी बता चुकी है। अड़ागिरी की मदुराई और जनूबी तमिलनाडु में अच्छी पकड़ है और इससे डीएमके को इम्कानी खतरा हो सकता है। अड़ागिरी अपने हामियों से डीएमके को हराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के इक़दाम करने को कह रहे हैं। अड़ागिरी का इल्जाम है कि डीएमके आला कमान ने पैसे देकर टिकट तकसीम किए हैं। उन्होंने तिरुनेलवेली की मिसाल देते हुए कहा कि यहाँ डीएमके ने वफादार लीडरों को नजरअंदाज करके कमामेज शख्स को टिकट दिया है, जो सही नहीं है। अड़ागिरी किस जमात की तायद करेंगे, इस पर भी तजस्सुस बरकरार है। वो राजनाथ सिंह और एमडीएम के लीडर वाइको से मुलाकात कर चुके हैं, जो सुर्खियों में रही थी, मगर ये मुलाकात कोई ठोस रूप नहीं ले सकी। डीएमके को इंतखाबात में कई महाज पर लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ तो मुख्तलिफ मसाइल पर उसे हरीफ का सामना है, तो दूसरी जानिब अड़ागिरी पार्टी के लिए नित नई मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। यानी डीएमके के आगे कुआं है और पीछे खाई। 39 सीटों के लिए असल मुकाबला डीएमके, एआईएडीएमके और कांग्रेस के दरमियान है, मगर बीजेपी अपनी 6 हलीफ जमातों के साथ अच्छी टक्कर देने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। मजदूर है भारत के मजबूत हाथ। मजदूर भाई बहनों को मिलेगी मुफ्त दवाइयां और इलाज की सुरक्षा, साथ में पेंशन की गारंटी भी। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। और अब बात यूक्रेन मामले की करेंगे। रूस ने धमकी दी है कि अगर जेनेवा माहिदा टूटने की सूरत में उस पर मजीद इक्तिसादी पाबंदी आयद की गई तो उसकी फौज यूक्रेन की सरहद पर मौजूद है। उधर अमेरिका का कहना है कि अगर रूस ने मशरकी यूक्रेन में मौजूद रूस हामी मिलिशिया को यूक्रेन की सरकारी इमारतों से हटाने के इक़दाम नहीं किए तो उन्हें गैर मुसल्लह करके सरकारी इमारतों को आजाद कराया जाएगा। रूस ने अमेरिका की जानिब से मजीद इक्तिसादी पाबंदियों की सूरत में यूक्रेन की सरहद पर फौज की मौजूदगी की धमकी दी है। रूस का कहना है कि अगर बागियों की हठधर्मी की वजह से जेनेवा मुआहिदा टूटता है और इस सूरत में अगर अमेरिका के साथ मजीद इक्तिसादी पाबंदियां आयद न करने का मुआहिदा भी खत्म कर दिया गया तो उसकी फौज यूक्रेन के दर पर मौजूद है। ख्याल रहे कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने वार्निंग दी है कि रूस का यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन के साथ हुआ मुआहिदा अगर नाकाम होता है तो मॉस्को पर मजीद इक्तिसादी पाबंदियां आयद की जाएंगी। क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन में जारी बहरान के लिए मगरबी ममालिक रूस को ही जिम्मेदार करार देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का ये फैसला किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। दमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन की सरहद के करीब रूस की फौज मौजूद है और यूक्रेन की सूरत हाल के पेश नजर फौज को मजीद ताकतवर बनाने के लिए मजीद फौजियों को रवाना किया गया है। उधर अमेरिका का कहना है कि वो मुआहदे के ताल्लुक से रूस के मौक़िफ़ पर नजर रखे हुए हैं और ये देख रहे हैं कि वो अपने असर से यूक्रेन की सरकारी इमारतों पर काबिज रूस हामी मिलिशिया को वहां से हटाने में कामयाब होता है या नहीं। अमेरिका की कौमी सलामती की मुशीर सूजन राइस ने कहा कि अगर रूस ने मुनासिब इक़दामात नहीं किए तो इसका नतीजा ये होगा कि मशरक़ी यूक्रेन में मौजूद तमाम नाजायज मुसल्लह ग्रुपों को गैर मुसल्लह किया जाएगा और इस तरह यूक्रेन की सरकारी इमारतों को उनके कब्जे से आज़ाद कराया जाएगा। We expect and we will be watching whether Russia does or does not uphold its responsibility to use its very considerable influence to restrain and withdraw those irregular militia from the buildings and spaces that they've occupied. Bureau Report, ETV News.
उधर मशरकी यूक्रेन में रूस की हिमायत में एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मशरकी यूक्रेन में सुलेमान के लेनिन स्क्वायर पर कल भी सैकड़ों रूसी हामी मुजाहिरीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और सरकारी इमारतों पर काबिज मिलिशिया की हिमायत की। इस मौके पर एक बार फिर रेफरेंडम का मुतालबा किया गया। ख्याल रहे कि रूस हामी मज़ाहमतकारों ने यूक्रेन के तकरीबन 10 शहरों में सरकारी इमारतों पर कब्जा कर रखा है और इस वक्त काबिज रहने का ऐलान किया है जब तक यूक्रेन की उबूरी हुकूमत इस्तीफा देकर इख्तिदार से दस्तबरदार नहीं हो जाती। यूक्रेन में जारी बहरान को खत्म करने के मकसद से स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में हुई आलमी कॉन्फ्रेंस कशीदगी खत्म करने की अपील के साथ कल इख्तिताम को पहुंची। आला सतह की मीटिंग में यूक्रेन, रूस और अमेरिका के वज़राए खारजा के अलावा यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह ने शिरकत की। तो खबरनामे में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।